हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद एमके। सो गाइस, आज हम लोग नेक्स्ट जो राइटिंग टास्क 2 है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन और डिफ़िकल्ट टाइप जो है, एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस, आज इसका हम लोग पूरा अच्छे से एनालाइज कर लेंगे कि हम किस तरीके से इसको लिखेंगे। अगर ये पैटर्न फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर है वो आएगा ही आएगा। सो गाइज देखो, राइटिंग टास्क 2 में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एक्सप्लेनेशन नहीं पता लगती, सेंटेंस ही नहीं बनाने आते। तो इस वीडियो के अंदर आपको सैम्पल आंसर, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, ईच एंड एवरीथिंग, अच्छी वोकैब सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ वीडियो को एंड तक देख लेना। सो आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है ना, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को तो समझ में ही नहीं आता है ये वाला क्वेश्चन, और इसको लिखने में थोड़ा सा टाइम भी लगता होता है बच्चों को। और ये एग्जाम में यूजुअली ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपल सिंपल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमारा माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना, आपको हर एक टॉपिक से फैमिलियर होना पड़ेगा। आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन है वो आ सकता है। सो देखो, क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सम पीपल थिंक दैट इट विल बी बेटर फॉर लार्ज कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज टू मूव टू रीजनल एरिया आउटसाइड अर्बन एरियाज। कि कुछ लोग ये मानते हैं कि अच्छा होगा लार्ज कंपनीज और इंडस्ट्री के लिए मूव होना रीजनल एरियाज में, रूरल एरियाज में चले जाना अच्छा होगा, सिटी से बाहर चले जाना इनका अच्छा होगा। डू एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। क्वेश्चन बोल रहा है डू एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेज, मतलब एडवांटेज को आउटवे करो, एडवांटेज को ज़्यादा करो डिसएडवांटेज के कंपैरिजन। तो हमने एडवांटेज को ही ज़्यादा करना, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट डिसएडवांटेजेस को अपनी मर्जी से कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि एडवांटेजेस को ज़्यादा करना है। सो जो चीज़ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपना राइटिंग टास्क 2 लिखना है। तो ये बोल रहे हैं कि एडवांटेज को आउटवे करो। तो हम शिफ्ट होने के, कंपनीज रूरल एरियाज़ में शिफ्ट होने के फ़ायदे हम लोग ज़्यादा करेंगे, नुकसान हम लोग कम करेंगे। ये चीज़ सबसे पहले बहुत ज़्यादा बच्चों को क्लियर ही नहीं होती है। वो अपनी मर्जी से ही डिसएडवांटेजेस का ज़्यादा कर देते हैं और एडवांटेज का कम कर देते हैं। ऐसे नहीं करना, क्वेश्चन को पढ़ना कि उन्होंने क्या चीज़ बोली है, उसके अकॉर्डिंग लिखोगे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करोगे, तभी तो स्कोर आएगा। अपनी मर्जी से नहीं आएगा। आईडीपी यही बोलता है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, वो तो आप पढ़ते नहीं हो, तो फिर स्कोर आपका कहाँ से आएगा। सो गाइज, एक कोई भी हम अच्छा राइटिंग टास्क 2 लिखना चाहते हैं उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। आपने बहुत सुना होगा कि प्लानिंग करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए हमें टास्क 2 के लिए। तो आज प्लानिंग देखते हैं कि हम किस तरीके से अपने टास्क 2 को प्लान कर सकते हैं। सो देखो, प्लानिंग जो है वो हम 5 से 10 मिनट की करेंगे। अब पता, जो भी बच्चा एग्ज़ाम इंडिया में दे रहा है उसको पता है कि मुझे पेन यूज़ करना पड़ेगा। अगर बार बार गलती करेगा तो शीट भी ख़राब होगी, ठीक है, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। अगर आप आउटसाइड इंडिया से देख रहे हो, ठीक है, तब भी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लानिंग नहीं होगी तो इफेक्टिव टास्क 2 हम कभी लिख ही नहीं सकते। अच्छा स्कोर लेने के लिए प्लानिंग है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, और काफ़ी बच्चे प्लानिंग करते नहीं क्योंकि उनको तरीका ही नहीं पता कि प्लानिंग करनी कैसे होती है। तो 5 मिनट की भी कर सकते हैं, 10 मिनट की भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन करनी ज़रूर है। अब प्लानिंग में करना क्या होता है, सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन को रीड आउट करना। बहुत स्टूडेंट एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, दैट्स इट, और लिखना शुरू कर देते हैं। लिखते क्या चीज़ है वो सिर्फ देख लेंगे, अर्बन एरिया, रीजनल एरिया। अर्बन एरिया, रीजनल एरिया देख लिया, इसी के ऊपर ही उन्होंने 270 वर्ड लिख देने हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसकी तो बात एटलीस्ट समझनी पड़ेगी ना। तो क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या चीज़ कर रहा है, क्या चीज़ पूछ रहा है हमें, तो हमने उसका आंसर देना है। जब हम उसका आंसर देंगे तब हमारा स्कोर आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसकी डिमांड समझनी है। क्वेश्चन एटलीस्ट आप 4 से 5 बार पढ़ो, ताकि आप लोगों का टास्क रिस्पॉन्स जो है वो करेक्ट हो। टास्क रिस्पॉन्स सही करना है तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग करेक्ट वे से होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फाउंड आइडियाज़ जो आपके दिमाग में, क्वेश्चन को पढ़ के जो आपके दिमाग में आइडियाज़ आए हैं उनको अच्छे से आपने रफली लिख लेना कि ये आइडियाज़ हैं। अब बहुत बच्चे आइडियाज़ लिख के सीधा ही अपना सैम्पल आंसर है वो लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है। आपने एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल वो भी साथ में सोचना है कि ये मेरा आइडिया, इसको मैंने ऐसे एक्सप्लेन करना है और इसमें ये वाली एग्जाम्पल देनी है।
क्योंकि एक्सप्लेनेशन ही हमारी सबसे ज़्यादा मेन होती है। अगर एक्सप्लेनेशन ही हमारी अच्छी नहीं जाएगी तो हमारा स्कोर है वो नहीं आएगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने एक्सप्लेनेशन को भी साथ साथ में ही लिख के जाना है। और एक और मैं आपको आपकी गलती बताती हूँ, जो मिस्टेक बहुत बड़ी होती है जो मोस्टली स्टूडेंट करते हैं, वो ये है कि क्वेश्चन की बात बीपीज में नहीं करते हैं। पहली लाइन में स्टार्टिंग में BP1 की स्टार्टिंग में उन्होंने कर दी, फिर एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल और रिजल्ट में कोई बात क्वेश्चन की नहीं होती है, कोई भी बात क्वेश्चन की नहीं होती है। वो सिंपली फिर बात रीजनल एरिया और अर्बन एरियाज़ के बीच में रह जाती है। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि उनको शिफ्ट होना चाहिए, तो वो शिफ्ट होने के फ़ायदे और नुकसान बताने हैं। वो बात भी आपने अपने आईडी में भी लिखनी है, एक्सप्लेनेशन में भी लिखनी है, एग्जाम्पल में भी लिखनी है और रिजल्ट में भी लिखनी है। अगर क्वेश्चन को साथ लिख के नहीं चलोगे तो स्कोर कहाँ से आएगा? टास्क रिस्पॉन्स सही नहीं जा रहा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देती हूँ आउटवे का। आउटवे में सबसे पहले हमने इंट्रो बनानी है, इंट्रो में हम रीफ्रेज करेंगे और थीसिस लाइन को करेंगे। देन उसके बाद हमारी आती है इसमें BP1। BP1 में हम डिसएडवांटेजेस को लिखते हैं। इसमें एक आइडिया, उस आइडिया को एक्सप्लेन करना, फिर दूसरा आइडिया। अब आप लोग बोलोगे मैम दूसरा आइडिया क्यों इसमें हमने लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, एस लगी हुई है, डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो हमने एक से ज़्यादा तो बताने पड़ेंगे ना, तब भी तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। आप लोग एक ही बता देते हो, फिर बोलते हो कि मैम हमारा स्कोर नहीं आया। स्कोर कहाँ से आएगा? क्वेश्चन में तो एस लगी है ना, तो आपने तो लगाई नहीं है, तो स्कोर तो नहीं आएगा। तो 2 आइडिया जाएंगे इसमें और सीधा रिजल्ट जाएगा, एग्जाम्पल नहीं जाएगी। BP2 में हम एडवांटेजेस बताएंगे। इसमें एक आइडिया, उस आइडिया को एक्सप्लेन करना, उसकी एग्जाम्पल, उसका रिजल्ट। फिर BP3 जाएगा, इसमें भी एडवांटेज, ठीक है, आइडिया जाएगा, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल, रिजल्ट, और लास्ट में जाएगा हमारे कंक्लूजन। तो ये है इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर जो कि हम फॉलो करेंगे अपना सैम्पल आंसर लिखने के लिए, ठीक है। सो आज मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम लोग आउटवे को लिख सकते हैं। तो प्लानिंग में अब मैंने क्या करा है, मैंने आइडिया सोचा है कि डिसएडवांटेजेस, अगर वो सिटी से बाहर चले जाते हैं, रूरल एरिया में चले जाते हैं कंपनीज और फैक्ट्रीज, तो उसके नुकसान क्या है। पहला नुकसान मैंने लिखा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि अगर कोई एक बिजनेस है, ठीक है, वो एक दूसरी लोकेशन के ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे उसको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, तो ये उनको दिक्कत आएगी, डिसएडवांटेज ये वाली होगी। लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, ऑब्वियसली है, अब एक दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं, रूरल एरिया में जा रहे हैं, वहाँ पे इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होती है, ठीक है। हाई कॉस्ट, अब वो एक जगह से अपना बिजनेस दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो सेटअप करने में खर्चा तो लगेगा, ठीक है। तो ये सारे मैंने इसके क्या कर दिए, डिसएडवांटेजेस लिख दिए हैं, ठीक है। अब ये मैंने आइडिया सोचा है तो मैंने साथ साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन भी सोचा है कि मैंने एक्सप्लेन कैसे करना है। मैंने एग्जाम्पल भी सोची है कि मैंने किस में सर्वे डालना है, किस में मैंने हेडलाइन डालनी है। ऐसे नहीं बिना सोचे समझे आइडिया लिख दिया और सीधे मैंने सैम्पल आंसर को शुरू कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपने साथ में एक्सप्लेनेशन और साथ में एग्जाम्पल को ज़रूर देखना है। अब मूव होने के फ़ायदे भी तो चाहिए, अगर वो मूव होते हैं तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी। अब एक बिज़नेस इस एरिया में, अब वो दूसरे एरिया में जा रहा है तो यहाँ के लोगों को फिर क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होगी। रिड्यूस लेबर कॉस्ट, अब जो सिटी के वर्कर होते हैं वो ज़्यादा सैलरी डिमांड करते हैं, लेकिन जो रूरल एरिया के लोग होते हैं वो कम सैलरी के ऊपर काम कर लेते हैं, तो कंपनी को कम पैसे देने पड़ेंगे, तो लेबर कॉस्ट क्या होगी उनकी, कम होगी। रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन एंड पोल्यूशन, सिटी में क्या होगा, ट्रैफिक कंजेशन और पोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। अगर सिटी के बाहर फैक्ट्रीज़ और कंपनीज चली जाएंगी तो वहाँ पे पोल्यूशन की प्रॉब्लम और कंजेशन की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। सो गाइज़, अगर आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो इस गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। आप एक मॉड्यूल को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग दोनों के लिए क्लासेस अवेलेबल है। 1 मंथ का स्पेशल कोर्स होगा जिसमें आपको ईच एंड एवरी मॉड्यूल का प्रॉपर फीडबैक आपकी मिस्टेक्स के साथ, सैम्पल आंसर, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताया जाएगा। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग टाइम भी क्लासेस होती है, इवनिंग टाइम भी होती है, आप कोई भी टाइम चूज़ कर सकते हो। सो अब हम लोग अपना सैम्पल आंसर है वो देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन बनाते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या करना है, रिफ्रेज करना और थीसिस लाइन करनी है। सम पीपल को फ्यू पीपल, थिंक का ओपाइन, इट विल बी बेटर को लिखा इट वुड बी मोर बेनिफिशियल, ठीक है, बेटर की जगह पर मोर बेनिफिशियल। लार्ज कंपनीज, इंडस्ट्रीज, मूव, रीलोकेट, रीजनल एरिया, यहाँ पे क्या है, आउटसाइड अर्बन एरियाज, तो मैंने इसको लिख दिया स्नानिया में, रेदर देन रिमेन इन मेजर सिटीज़, तो अर्बन एरियाज़ को मैंने मेजर सिटीज़ यहाँ पे लिख दिया है।
अब आप लोग बोलोगे मैम आपने तो काफ़ी वर्ड सेम ही रखे हैं, रीफ्रेज का मतलब यही होता है कि ईच एंड एवरी वर्ड को चेंज करना ज़रूरी नहीं है, कुछ भी थोड़े वर्ड्स जिसका आपको स्थानीय आता है वो कर दो, कोई बात नहीं। मैं करने को तो सारे वर्ड्स चेंज कर सकती थी, लेकिन मैंने सिंपल रखा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को वोकेबलरी में इशू होता है और उनका ये मानना होता है कि हमने सारी लाइन को चेंज करना है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता। आईडीपी ये बोलते हैं कि आप कुछ वर्ड्स को चेंज कर तो उसको ही हम लोग रीफ्रेज कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अपने माइंड से ये मिथ है वो निकाल दो कि हमें पूरे लाइन ही चेंज करनी है, कुछ वर्ड्स उसमें से चेंज कर दो, स्कोर तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। थीसिस लाइन क्या है इसकी, वाइल दिस मूव में कम विथ सर्टेन ड्रॉबैक्स, मैंने बोला इसके कुछ ड्रॉबैक्स तो हैं, इसके कुछ नुकसान तो हैं, बट आई थिंक दैट एडवांटेजेस सरपास द डिसएडवांटेजेस, लेकिन मुझे ये चीज़ लगती है कि इसके जो फ़ायदे हैं ना वो ज़्यादा होंगे इसके नुकसान से। क्वेश्चन भी तो यही बोल रहा था ना कि एडवांटेजेस को आउटवे करो, तो मैंने भी यही बोला कि एडवांटेजेस सरपास है, आउटवे का स्थानीय मैंने सरपास लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब BP1 में हमने डिसएडवांटेजेस लिखना है, तो मैंने सबसे पहले शुरू करा टू कमेंट्स विद रैमिफिकेशंस, कि हम लोग नुकसान से शुरू कर रहे हैं। अब मैं बताऊंगी कि क्या क्या नुकसान है अगर वो रूरल एरियाज़ में शिफ्ट होते हैं। वन ऑफ द मेजर कंसर्न रिगार्डिंग द रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू रूरल एरियाज इज लैक ऑफ एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। मैंने बोला कि एक जो मेजर कंसर्न है, मेजर जो दिक्कत आएगी उनको रीलोकेट करने में रूरल एरियाज़ में, वो है लैक ऑफ, कमी होगी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की, और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट उनको नहीं मिलेगा, वहाँ पे अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। अब ये तो मेरा आइडिया हो गया। अब मैंने एग्जामिनर को समझाना है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा क्यों नहीं मिलेगा, टेक्नोलॉजी अच्छी क्यों नहीं मिलेगी, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने कनेक्टर लगाया टू एक्सप्लेन। मैनी इंडिविजुअल लिविंग इन कंट्री साइड डू नॉट हैव एक्सेस टू मॉडर्न फैसिलिटीज़ और अप टू डेट स्किल्स विच आर असेंशियल फॉर रनिंग लार्ज स्केल ऑपरेशन। सो मैंने क्या बोला कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं ना, जो कंट्री साइड में रहते हैं, जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, उनके पास मॉडर्न फैसिलिटीज़ नहीं होती है, उनके पास लेटेस्ट स्किल्स नहीं होती है जो कि बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी है। एज ए रिजल्ट कंपनी माइट फेस डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग देयर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, जिससे क्या होगा, कंपनीज को प्रॉब्लम आएगी मेंटेन करने में एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी। तो मेरा आइडिया क्या था कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होती, मैंने बोला वहाँ पे जो है मॉडर्न फैसिलिटीज़ नहीं होती है, और वहाँ के जो लोग हैं उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती है कि हाँ जो टेक्नोलॉजी न्यू चल रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसको यूज़ कैसे करना है, तो उसकी वजह से क्या है, कंपनी को दिक्कत आ सकती है। फर्दर मोर द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इन दीज एरिया कैन बी हाई विच में अफेक्ट द कंपनीज प्रॉफिट मार्जिन इन द शॉर्ट टर्म। अगर हम न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसके ऊपर बैड इम्पैक्ट है वो पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले मैंने टू एक्सप्लेन इट करके मैंने फैसिलिटीज़ को, टेक्नोलॉजी को बताया, फिर मैंने फर्दर मोर करके मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी है। दोनों को मिक्स नहीं करा मैंने, सिंपल सिंपल सेपरेटली बता दिया। आप लोग मिक्स ही करके बता देते हो जिसकी वजह से फिर दिक्कत आती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको करना है। आप जितना सिंपल लिखोगे उतना अच्छा आपका स्कोर आएगा। कुछ भी हाई फाई कनेक्टर तो नहीं यूज़ करें, कुछ भी हाई फाई वोकैबुलरी नहीं ना यूज़ करें, सिंपल सा लिखा है, बस समझ में आ रहा है एग्जामिनर को कि हम क्या ना क्या चाहते हैं, ठीक है। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, BP2 को शुरू करने के लिए हम क्या लिखेंगे, डिस्पाइट दीज चैलेंजेस। अब क्योंकि हम इसमें क्या बताएंगे, इसके फ़ायदे बताएंगे ना मूव होने के, तो मैंने बोला इतने चैलेंजेस के बाद देयर आर सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स, कुछ इसके बेनिफिट्स हैं अगर शिफ्ट होती हैं इंडस्ट्रीज़ लेस डेवलप्ड रीजन में। लेस डेवलप्ड रीजन मतलब रूरल एरियाज़ में अगर शिफ्ट होती हैं तो उसके फ़ायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला फ़ायदा क्या है, इट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल पीपल, वहाँ के लोगों को जॉब मिलेगी। अब बताना कैसे मिलेगी, टू इलेबोरेट, सबसे पहले कनेक्टर लगाया, ए फैक्ट्री सेटअप इन फार्म एरियाज़, अगर फैक्ट्रीज है उन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में जाती हैं, इट विल जनरेट मोर जॉब्स फॉर देम, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स जनरेट होगी। वो आर ऑफन विलिंगली टू वर्क एट रिलेटिवली लोअर वेजेस एज़ कम्पेयर टू सिटी वर्कर, और वहाँ के जो लोग होते हैं वो काम करते हैं कम वेजेस पे, अगर हम कंपेयर करें सिटी के जो लोग हैं वो ज़्यादा सैलरी डिमांड करते हैं, लेकिन जो हमारे विलेजेस वाले होते हैं वो कम सैलरी में ही सेटिस्फाई हो जाते हैं। दिस कैन डिमिनिश ओवरऑल लेबर कॉस्ट फॉर कंपनीज, तो फिर क्या होगा, कंपनी को ज़्यादा पैसा सैलरी में नहीं देना पड़ेगा, तो दोनों के लिए फ़ायदा हो रहा है। अगर वो मूव होते हैं वहाँ के लोगों को भी फ़ायदा होगा और कंपनी को भी फ़ायदा होगा। कंपनी को क्या होगा कि सस्ती लेबर मिल जाएगी उनको, और वहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा होगा, वो जॉब मिल जाएगी। तो मैंने फ़ायदा बता दिया। अब एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन द रिनाउंड, आर्टिकल आया था रिनाउंड न्यूज़पेपर में, क्या चीज़ बताई है, रिपोर्टेड दैट मैनी बिजनेसेस दैट मूव टू रूरल एरियाज एक्सपीरियंस ग्रोथ ड्यू टू
रिड्यूस ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एज वेल एज सर्च वर्कफोर्स अवेलेबिलिटी। भी न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन आई थी, उन्होंने ये चीज़ बताया कि जो बिजनेसेस रूरल एरिया में शिफ्ट हुए थे उनको ग्रोथ मिली है, क्योंकि वहाँ पे खर्चा कम होता है और ज़्यादा, सर्च मतलब ज़्यादा वर्कफोर्स मिलती है, वहाँ पे लेबर ज़्यादा होती है और खर्चा कम होता है। दस इट इज़ गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होगा मूव होना। अब नेक्स्ट देखो, इन एडिशन रीलोकेटिंग एंटरप्राइजेज कैन ऑल्सो हेल्प इन सिटी सच एज एयर पोल्यूशन एंड ट्रैफिक कंजेशन। अगर मैंने बोला कि एंटरप्राइज जो कंपनीज इंडस्ट्रीज हैं वो रीलोकेट करती हैं विलेजेस में, तो सिटी में जो पोल्यूशन और ट्रैफिक की दिक्कत है ना वो ख़त्म हो जाएगी। अब मैंने एक्सप्लेन करना भी कैसे होगी, उसके लिए सबसे पहले कनेक्टर टू बी मोर प्रिसाइज, अर्बन एरियाज आर ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड। जो अर्बन एरियाज हैं, जो सिटीज़ हैं, वो ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। एंड मोर इंडस्ट्रीज ओनली वर्सन इन्वायरमेंट एंड ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इशू। अगर वहाँ पे और फैक्ट्रीज बनाई जाएंगी तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वहाँ पे बहुत दिक्कत आएगी। मूविंग इंडस्ट्री टू रीजनल एरिया कैन प्लंज पोल्यूशन लेवल सिग्निफिकेंटली। अगर इंडस्ट्रीज मूव होती हैं रूरल एरियाज़ में तो वहाँ पे जो पोल्यूशन लेवल है वो क्या हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से इंडस्ट्रीज बाहर चली जाएंगी तो वहाँ का पोल्यूशन लेवल है कम हो जाएगा। For instance, a survey conducted by a Canadian lawmaker found that pollution dropped by 33% in cities owing to factories had been relocated। भी कनाडा ने ये चीज़ बताई है कि पोल्यूशन लेवल है इतने % कम हो गया सिटीज़ में, क्योंकि जो फैक्ट्रीज थी ना उनको उन्होंने रीलोकेट कर दिया, उन्होंने कहाँ भेज दिया, रूरल एरिया में भेज दिया, जिसकी वजह से सिटीज़ में जो पोल्यूशन है वो इतने % कम हो गया है। देयरफॉर इट्स प्रूव दैट, इससे ये बात प्रूव होती है, इट में प्लम्ड फ्री कंटामिनेशन एंड ट्रैफिक इन द सिटी सेंटर। इससे ये बात प्रूव होती है, इससे कम होगा पोल्यूशन और ट्रैफिक सिटीज़ में। ठीक है, अब हमने लिखना है बेसिकली हमारा कंक्लूजन। सो गाइस कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपने सिर्फ इस सैम्पल आंसर को समझना है कि मैंने कैसे लिखा है, उसको देख देख के अपनी नोटबुक के ऊपर लिखोगे, समझ में आएगा। आप जहाँ से भी कोचिंग लेते हो वहाँ से सिर्फ आप अपनी एक्सप्लेनेशन और सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर काम करो, आपका स्कोर डेफिनेटली आएगा। ज़्यादा राइटिंग लिखने से इम्प्रूव नहीं होगा आपको जब तक आपकी मिस्टेक्स नहीं पता चलेंगी। तो कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन में क्या करना, ऑल दो के बाद BP1 का आइडिया लिखना है, आई बिलीव दैट के बाद BP2 और BP3 का आइडिया लिखना है। ऑल दो शिफ्टिंग इंडस्ट्रीज टू वुडलैंड जोन में कॉज सम ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। स्टेबिलिटी मैंने बोला शिफ्ट होने से रूरल एरियाज में कुछ उनको दिक्कत आएगी ऑपरेट करने में और पैसे की दिक्कत आएगी, बट आई बिलीव दैट, लेकिन मुझे ये चीज़ लगती है बेनिफिट्स क्लियरली आउट विद द लिमिटेशन, लेकिन जो इसके बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा हैं इसके नुकसान से। लाइक कैसे, क्योंकि जॉब क्रिएट करेगा वहाँ पे, लोअर कॉस्ट होगी, खर्चा कम होगा और इन्वायरमेंट हमारा इम्प्रूव होगा। ठीक है, BP1 में मैंने यही बात करी थी, ऑपरेट करने में उनको दिक्कत आएगी और उनको क्या है, खर्चा ज़्यादा होगा। यही मैंने लिखा है कि ऑपरेशनल उनको ऑपरेट करने में प्रॉब्लम आएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि इसके जो फ़ायदे हैं ना वो उसके नुकसान से ज़्यादा होंगे, क्योंकि वहाँ पर जॉब भी मिल जाएगी, कॉस्ट कम होगी और इन्वायरमेंट है वहाँ पर इम्प्रूव हो जाएगा। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप सो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो like, share and subscribe. Thank you so much for watching. I'll with MK.